हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क में क्या गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए? ये बहुत से एस्पायरेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हमारा अब नियर अबाउट यानी नज़दीक है। अप्रॉक्स 20 डेज़ बचे हैं हमारे पास और इन 20 डेज़ में आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना है। पेपर का लेवल क्या होना चाहिए, कितना हम सेफ स्कोर कर सकें कि हम प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, और कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके बारे में लोग स्टूडेंट्स जो हैं सोचते भी नहीं हैं। और वो पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेट आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ आप लोग जान लीजिए। अगर मैं बात करूं आज की डेट की तो आज 20 अगस्त है, ठीक। और एग्ज़ाम जो फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका वो आपका 12 सितंबर को होने वाला है। तो अप्रॉक्स 20+ डेज़ हैं, 20 डेज़ ही आप मान के चलिए। 20 डेज़ की ही यहाँ पर मैं बात करूँगा। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 20 डेज़ हैं आपके, ये 20 डेज़ आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आपका फोकस गया तो आप एग्ज़ामिनेशन भी भूल जाएंगे। ओके, उम्मीद मैं यही करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे गुड अटेम्प्ट्स की कि गुड अटेम्प्ट्स कितना रखना चाहिए। पीओ की अगर मैं बात करूँ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा 80 मार्क्स का है। 45 मिनट्स हमको अलाउड होंगे। आप कोशिश ये करो कि आप 60+ तो मैं एक बोल रहा हूँ, आप एटलीस्ट 65+ एग्ज़ाम तक आप पहुँचो। 65+ तक आप स्कोर करो, क्योंकि ये आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप फाइट करना चाहते हैं। क्योंकि कई सारे एस्पायरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे और डे बाय डे जो हमारा कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। बहुत से लोग बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं और एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करते, नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में बने रहना है, फाइट में बने रहना है, तो आपको 65+ तो स्कोर आरआरबी पीओ के लिए करना ही पड़ेगा। अगर आप विद स्पीड, विद एक्यूरेसी, विद टाइम मैनेजमेंट अगर आप ये स्कोर करते हो तो आपका प्री एग्जामिनेशन रोकने में कोई नहीं आ सकता। आप मेंस के लिए अपेयर कर रहोगे और मेंस के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर देना। बात करते हैं क्लर्क की। अगर मैं क्लर्क की बात करता हूँ तो क्लर्क में जो हमारा स्कोर होने वाला है उसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मैं भी नहीं, क्योंकि जो 80 आउट ऑफ 80 भी अटेम्प्ट करके आता है वो भी कंफ्यूज रहता है कि सर क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्मेशन नहीं है ना, कंफर्म नहीं है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लास्ट जो हमारी हाईएस्ट कट ऑफ है वो अप्रॉक्स 79 या 78 के समथिंग गई थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, क्लर्क का बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि जो लेवल होता है वो इजी रहता है। एग्ज़ाम का जो क्लर्क का लेवल होता है वो इजी रहता है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ओके, तो जो 80 में 80 अटेम्प्ट करके आता है वो भी कंफ्यूज रहता है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट आप स्पीड और एक्यूरेसी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा है। इन एग्ज़ामों में स्पीड और एक्यूरेसी का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखते हुए और तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्ज़ाम देना है। लेवल की बात कर लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि क्लर्क का लेवल पीओ से तो अच्छा आता ही है। पीओ का जो लेवल होता है हमारा वो इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा, इजी टू मॉडरेट। और जो मैंने आपको ये स्कोर बताया है 65+, कई सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो इस टारगेट को लेकर, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि आप अगर इस टारगेट को लेकर मॉक्स में अगर आप अपीयर होंगे तो आप डेफिनेट आप क्लियर करोगे, डेफिनेट आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, कोई आपको नहीं सकता। और लोग कर भी रहे हैं। जिनको जॉब लेनी है भाई उनको करना ही करना है, क्योंकि अब तो आपको ही मालूम है कल सीईटी का आ गया है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल कई सारे आ गए हैं कि सर सीईटी है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करने का टाइम है, क्योंकि सीईटी के लिए अब उनको नए पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा भाई इस साल ही एग्ज़ाम ले जाओ। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है,
क्योंकि अब वो सीधे सीईटी का एग्ज़ाम देंगे और 3 साल के लिए उनका स्कोर वैलिड होगा। तो उम्मीद करते कि भाई पढ़ना शुरू कर दो। क्लर्क की अगर मैं बात करूँ, तो क्लर्क जो है हमारा, वो बिल्कुल ईज़ी लेवल ही होता है। आपको एक आधे क्वेश्चन भले ही थोड़ा टफ लेवल के दिखे, वरना ईज़ी लेवल ही इसका जो है आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो लेवल तो आप यही सोच के चलो, ईज़ी टू मॉडरेट ही होगा। और लेवल अगर आपको देखिए, उम्मीद करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आप उनको लगा लो, ठीक है? उनसे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। ओके, अब लास्ट 20 डेज़ की बात करें, ठीक है? एक ऐसी चीज़ जो लोग समझते नहीं हैं, ना देखते हैं। लास्ट 20 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत से लोग इन्हीं दिनों में बहक जाते हैं कि कुछ लोग का अगर मार्क्स या स्कोर अच्छा आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि अरे यार, हम तो एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे। और कुछ लोग तो इसी चीज़ में रह जाते हैं कि भाई हमारा स्कोर ही नहीं अच्छा आ रहा है। यहाँ पर मैं उन एस्पायरेंट्स की बात करूँगा जिनका स्कोर एटलीस्ट 30 प्लस और 40 के आसपास जो है आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों में सिर्फ वही मतलब कवर अप कर पाएंगे, बाकी मैं नहीं, नए स्टूडेंटों की बात नहीं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए, आज ही से आज ही से अगर आपने मॉक नहीं चालू किए हैं तो चालू कर दो। ये मत सोचो कि हम लास्ट के 10 दिन में देंगे तब वो एग्ज़ाम लास्ट के 10 दिन में पूरा कवर अप कर लेंगे। भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मत चक्कर में पड़ो इन सब चीज़ों के, ठीक है? मॉक आज ही से देना शुरू करो, ठीक? मॉक ही मेन है अब। एक सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, थोड़ा उसको भी सोच लेते हैं। जब लास्ट के डेज़ रह जाते हैं, 1 मंथ रह गया या 20 डेज़ रह गए, ठीक? तो स्टूडेंट एक नया पैंतरा आज़माते हैं कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर को तैयार कर लेंगे। सपोज़ कर लीजिए कि परसेंटेज है, 1 दिन लगा देंगे, 3-4 घंटे दे देंगे और हम उसके कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे, लगा लेंगे। मत करना भाई। किसी भी नए टॉपिक को उठाने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर उठा लिया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। मत करो। जब इतने दिन से नहीं किए हो तो अब भी कृपा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लास्ट 20 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक लगाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कुछ भी मत करना। कुछ मत करना। इससे कोई किसी प्रकार का कुछ मतलब कोई कुछ मत, ना कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तैयार, मतलब कुछ नहीं करना, ना कोई नया चैप्टर, ना रीजनिंग का चैप्टर, कुछ मत करो। लास्ट के 20 डेज डेडिकेट होके, फोकस्ड होके सिर्फ और सिर्फ मॉक पे ध्यान दो। टाइमिंग क्या है वो भी आप अपना डिसाइड कर लो। लेकिन एक चीज़, मॉक देने के लिए अब जब आप मॉक दोगे तो आप अपना एक एरिया तैयार करो। आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे तैयार करो। कैसे? जब आप मॉक देने बैठो, क्योंकि आप देखिए, अब सीरियस थोड़ा हो जाओ। अभी तक जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर अब भी नहीं सीरियस होगे तो एग्ज़ाम आपके हाथ से चला जाएगा। अब जब भी आप मॉक देने के लिए बैठें तो आप अपने घर में बोल दीजिए कि आने वाले 1 घंटे तक प्लीज़ हमको डिस्टर्ब मत करो। एक अलग अपना रूम में जहाँ भी आप मॉक देते हो वहाँ पर एकदम उसी माहौल में मॉक दो कि आप एग्ज़ाम हॉल में मॉक दे रहे हो। जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे आपको ये लगना चाहिए कि आप अपने रूम में बैठ के मॉक दे रहे हो। उस हिसाब से आप मॉक दो, ठीक है? आप ये सोच के मॉक दो, बस आपका सिलेक्शन होगा। मॉक्स की बात करें, सपोज़ कर लीजिए आज आपने आरआरबी पीओ का मॉक्स दिया। आज से आपने चालू किया, आज आपने आरआरबी पीओ का मॉक चालू कर दिया। आपने पहला मॉक दिया, फर्स्ट मॉक आपने दे दिया, ठीक? आपका स्कोर जो है वो 32 आ गया। बहुत से लोग देख के इसमें परेशान हो जाएँ कि अरे यार, ये तो 32 हमारा स्कोर आ गया, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। होना ही नहीं है, भूल जाओ उस चीज़ को। स्कोर पे अभी ध्यान मत दो, ठीक? कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपने नहीं किया तो आप गड़बड़ फँस जाओगे, ठीक? आरआरबी पीओ का आपने मॉक दिया। आरआरबी पीओ का मॉक देने के बाद आपका मार्क्स आया 32। कोई बात नहीं, अभी पहला मॉक गया है, अभी दूसरा मॉक देना बाकी है। आप इसको एनालिसिस करोगे। क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। अब एनालिसिस को कैसे करना है, सब बताते हैं अपने अपने तरीके। एक मेरा भी ले लो, मेरी भी बात को ध्यान से सुन लो। आपने क्वांट सेक्शन लगाया, ठीक? क्वांट में आपका स्कोर कम आया। आपने देखा, आपने सिंप्लीफिकेशन पे जो है, सिंप्लीफिकेशन पे
आपने 3 से 4 मिनट दे दिए सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए। 3 से 4 मिनट दिए हैं आपने 5 क्वेश्चन के लिए, जो आपको नहीं देने थे, ये बात आपको मालूम है। अब यहाँ पर आप ये मत करने बैठ जाना कि आप ऐसा है सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट हम तैयार कर लें। अब आपके पास कॉन्सेप्ट तैयार करने का टाइम नहीं है। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं आप उसको तो देखोगे ही, समझोगे उस चीज़ को कि कैसे सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आप अपना टैलेंट लगा कर अपना सॉल्यूशन बना सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात है वो। ठीक है, आपका सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग हुआ। 5 क्वेश्चन आपने 3 से 4 मिनट में किए, आपको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। नेक्स्ट मॉक जब आप देने बैठोगे, लेकिन उससे पहले सिंप्लीफिकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अब इस चीज़ को आप जान लीजिए। आपको लगा कि हमारे ये 5 नंबर हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक। सिंप्लीफिकेशन के एटलीस्ट आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं 20 से 25 क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ना। 40-45 तक अब आप नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं आपके पास रह गया, लेकिन आप एटलीस्ट 20 तक आप कर सकते हो। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट मतलब टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप बता चुके हो 3 से 5 मिनट में आपने किया, 3 से 4 मिनट आपने 5 क्वेश्चन किए, तो वहीं से ही आपका लेवल ख़राब होगा एग्ज़ाम का। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न को समझोगे क्वेश्चनों के, तब आप नेक्स्ट जब आपका आरआरबी पीओ का मॉक होगा, मॉक नंबर 2 जब भी होगा, और सिंप्लीफिकेशन के जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5, और तब आपने 3 से कम मिनट में, यानी 3 से कम मिनट में, चाहे 2 मिनट में या 2.5 मिनट में, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन बना दिए, तो आप ये समझिए कि आपने जो पहला मॉक दिया था वो आपका फ़ायदे में रहा, वो आपका फ़ायदे में रहा, और आपकी जो डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट है वो हो रही है। जब आप थर्ड मॉक दोगे आरआरबी का, और तब जब आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको क्या करना है, तब आप अगर 1 से 1.5 मिनट में जब आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे, तब आप समझ लोगे कि हाँ, हमारी इम्प्रूवमेंट अच्छी हुई। उसके बाद आपको यही फ्लो बनाते हुए जाना है आगे, आने वाले 20 मॉक तक। एटलीस्ट 20 मॉक तो सबके पास ही होंगे, 10 से 20 मॉक होंगे। यही फ्लो आपको बनाना है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई, कुछ भी, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। मॉक में आपको ऐसे ही एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट करना है। समझ रहे हैं आप? दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। डीआई आप 2 लगाना शुरू करो। 3, 4, 10, 15 इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। 2 लगाओ, 2 सफिशिएंट है। 2 से 3 लगा लो, आप 3 तक लगा लो, ठीक है। चेंज करते करते लगाओ। आज पाई चार्ट की लगा ली, मिक्स्ड लगा ली, कल बार ग्राफ की लगा ली, कैसलेट लगा ली। कॉन्सेप्ट को समझने वाला टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो उसी से ही आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस करो, 20 क्वेश्चन। क्विज़ेस लगाते रहो अड्डा के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भूल गया बताना आपको, अड्डा के क्विज़ेस लगाना शुरू करो। इस टाइम पे जितने भी क्विज़ हैं आरआरबी के, जितने भी, उसमें कई सारे दे रखे हैं, फ्री क्विज़ हैं, आप शुरू करो लगाना, सबके आप लगाना शुरू करो। आप खुद देखोगे आपकी मॉक में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ओके, सिंप्लीफिकेशन हो गए 20, नंबर सीरीज 10 से 20, और 10 से 20 में मतलब रॉन्ग और क्या नाम मिसिंग दोनों 10-10 लगा लेना। डीआई, अर्थमेटिक की बात करें तो प्लीज़ अर्थमेटिक को अलग तरीके से मत तैयार करना, बिल्कुल मत तैयार करना। जो आपके मॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं अर्थमेटिक के, आप उन्हीं को समझो और उन्हीं क्वेश्चन के द्वारा आप समझो। सपोज कर लीजिए आपके सामने टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ गया, तो आप उसी क्वेश्चन से, सब आपसे नहीं लगा कोई बात नहीं, छोड़ दिया आपने, उसकी भी कोई बात नहीं। अगर आपसे लगा गलत लग गया, उसकी भी कोई बात नहीं, क्योंकि लोग गलतियों से ही सीखते हैं। आप भी सीख रहे हो, सीख ही रहे हो आप, ठीक। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपसे नहीं लगा, आप उसी क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को समझो, उसी क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को आप समझो टाइम एंड वर्क के। और जब वही क्वेश्चन आपको आने वाले किसी भी मॉक में मिल जाए, तब अगर आपसे गलत हो गया, तो आपका वो क्वेश्चन पढ़े हुए कोई फ़ायदा नहीं रहा, किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं रहा। तब आप वहाँ पर उस चीज़ को आप मिसयूज़ कर चुके हैं।
अगर आपका वहाँ पर आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ा और नेक्स्ट मॉक में आपने उसी क्वेश्चन को कम समय में सही लगा दिया तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई। बात को समझे आप? उम्मीद करते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको यही करना है। देखिए रीजनिंग का तो पहला आप शेड्यूल ही बना लो कि एटलीस्ट 3 से 4 पजल, 3 से 4 पजल, ठीक है, ये तो आपको बनानी है। अब मिसलिनियस की अगर मैं बात करूँ तो मिसलिनियस के लिए मॉक से अच्छा तो कोई और साथी है नहीं, तो मॉक तो आप दे ही रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, बेस्ट है आपके लिए। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस अड्डा के क्विज आप लगा सकते हो, अड्डा के क्विज आप लगा सकते हो। मिसलिनियस आप जितना भी है, कोई भी सेपरेट टॉपिक आप नहीं पढ़ना आप, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना और मॉक लगाते रहना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप रीजनिंग, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर रीजनिंग में हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, अगर आप डेडिकेटेड होके भी स्टडी करोगे और आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है तो आप 5 से 10 दिन के अंदर जो है आप रीजनिंग में 35 प्लस स्कोर कर लोगे। अगर आपके अभी 20 प्लस के आसपास स्कोर आ रहा है, 20 प्लस या 15 से 15 प्लस के आसपास, बिल्कुल आप 35 प्लस करोगे और डेडिकेट होके करोगे तो आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आओगे, डेफिनेट लेके आओगे। और जब आप किसी एक सेक्शन में अपनी मजबूती को दिखाओगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन में आराम से 20-25 तक आराम से करोगे और आप कट ऑफ के नज़दीक होगे। अगर सपोज़ कर लीजिए कि आप 35 के आसपास, 35 से 40 के आसपास अगर आप स्कोर कर लिए हैं इसमें रीजनिंग में, या कौन सेक्शन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं दोनों सेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट बताया है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है आप उसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तो अगर आपके रीजनिंग में 40 के स्कोर अगर आने लगे हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये मत सोचना नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो आप क्वांट में 25 से 30 तक आप बहुत आराम से पहुंच सकते हो विद स्पीड और एक्यूरेसी, और आप 60 प्लस स्कोर विद स्पीड और एक्यूरेसी करोगे और आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मॉक में अभी इस टाइम पे, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मेरे मॉक में इस टाइम पे 55 प्लस स्कोर आ रहा है और बहुत से लोगों ने कहा है कि 50 प्लस स्कोर आ रहा है, तो सर क्या हम मतलब फाइट में हैं? तो बिल्कुल हो आप, क्योंकि मॉक में जब आप देते हो क्या नाम स्कोर जब आप लाते हो तो जो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं आप 5 से 6 नंबर आगे ही होते हो। मैं से बात कर लूँ, अगर आपका 55 प्लस मार्क आ रहा है, 55 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि आप एग्ज़ाम में 60 प्लस आप करके आओगे। अगर 50 की बात करें तो 55 प्लस तक आप करके आओगे, डेफिनेट आओगे। तो यहाँ से आप खुद से अपने आप को समझ लो कि आपको थोड़ा सा मेहनत और करना है, थोड़ा सा मेहनत और करना है। तो सिवाय मॉक के इस टाइम कुछ नहीं है। एक दिन में एक सुबह या दोपहर टाइम पे आप पीओ का दे लो, शाम टाइम में आप क्लर्क का दे लो, और जितना अच्छे से और जितना डीप एनालिसिस आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इन 20 मॉक्स को डेडिकेट होकर बिल्कुल अच्छी तरीके से दो। किसी भी प्रकार की कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, मत पढ़ना, ठीक है। 3 से 4 पजल पढ़ लगा लेना, क्योंकि जिससे आपको भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम ना हो। 3 से 4 मिसलिनियस मॉक से तैयार करो, रीजनिंग की अर्थमेटिक सेक्शन भी मॉक से ही तैयार करो, डेफिनेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके बैंकिंग अपडेट वाईटी सर्च करिएगा, वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो या कोई सवाल हो, या जब आप हमें कोई अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए।